हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमिक्स फॉर सीएसई। माई सेल्फ प्रणय। दोस्तों, आज हम लोग 66वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि कानून 2020 का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से भारत में कृषि सुधार संबंधी कृषि कानून 2020 लोगों के बीच बहुत ही चर्चा का कारण बना हुआ है। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 3 कृषि कानून है वह क्या है तथा इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, सरकार का पक्ष क्या है और किसानों की मांग अर्थात जो किसानों की डिमांड है वह क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, यदि हम लोग इन तीनों कृषि कानून को देखें तो जो पहला कानून है वह है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। यह है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती तथा सुरक्षा समझौता एवं कृषि सेवा अधिनियम फार्म सर्विस एक्ट कृषि सेवा अधिनियम 2020। और जो तीसरा अधिनियम है वह है द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। फ्रेंड्स, यह जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 ईस्वी में जो लाया गया है वह इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ईस्वी में बनाए गए कानून में संशोधन किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक एक कर इन तीनों कानून के अंतर्गत किए गए प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला कानून है जो कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला प्रावधान है वह कहता है कि कृषि उत्पादों को एपीएमसी मंडियों से बाहर बेचने की स्वीकृति। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम लोग यदि एपीएमसी को देखें कि एपीएमसी क्या है, तो एपीएमसी का पूरा नाम है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी। तो फ्रेंड्स, यह जो एपीएमसी कानून है इसे 2003 ईस्वी में तत्कालीन सरकार द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब नए कानून के अंतर्गत और हाँ फ्रेंड्स, यह जो एपीएमसी कानून जो 2003 ईस्वी में बनाया गया था इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र से संबंधित अर्थात कृषि से संबंधित उपज को बेचने के लिए एक मंडी का निर्माण करेगी। लेकिन यह जो फ्रेंड्स 2020 ईस्वी में जो कानून सरकार द्वारा बनाया गया है उसके अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया है कि कृषि उत्पादों को अब किसान या जो कृषक वर्ग है वह सिर्फ एपीएमसी मंडियों में ही नहीं बेचेंगे बल्कि वह एपीएमसी मंडियों से बाहर भी बेच सकते हैं। पहला और महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया है। दूसरा जो प्रावधान किया गया है वह है व्यापारी एवं कृषक वर्ग के मध्य यदि संवाद स्थापित होने के बाद वे आपसी समझौते के माध्यम से अपने उपज को कृषक वर्ग एक व्यापारी को जो लाइसेंस प्राप्त व्यापारी है उसे अपनी कृषि उपज को बेच सकता है। अर्थात यह जो प्रावधान है व्यापारी कृषक संबंध वह कह रहा है कि कोई भी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी वैसा व्यापारी जिसके पास सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है वे और कृषक वर्ग आपसी सहमति बनने के बाद अपने उत्पादों को जो कृषक वर्ग है वह व्यापारी को बेच सकते हैं। यह दूसरा प्रावधान है। तीसरा प्रावधान कह रहा है कि मंडियों से बाहर होने वाले व्यापार को राज्य सरकार के मंडी टैक्स से मुक्त रखा गया है। तो फ्रेंड्स, एपीएमसी कानून जो 2003 ईस्वी में बना था उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि जो भी कृषक वर्ग अपने कृषि उपज को एपीएमसी मंडियों में बेचेंगे उन पर 1% का मंडी टैक्स लगेगा और यह जो टैक्स होगा वह लोकल म्युनिसिपल बॉडीज़ द्वारा कलेक्ट किया जाएगा।
लेकिन जो नए कानून बने हैं उसके अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया है कि यदि कोई भी कृषक वर्ग एपीएमसी मंडियों से बाहर एक व्यापारी को यदि कृषि उपज को बेचता है तो जो राज्य सरकार द्वारा 1% का जो मंडी टैक्स वसूला जाता है उससे छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया है वह है कि अंतर्राज्यीय कृषि उपज व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसे समझते हैं। मान लेते हैं स्टेट बिहार में, या बिहार का एक किसान है और एक मध्य प्रदेश, ये दो हम लोग स्टेट लिए हैं। तो मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कि बिहार में इस वर्ष धान की खेती ज़्यादा हुई है और मध्य प्रदेश में धान की खेती, धान अर्थात चावल, धान की खेती कम हुई है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में डिमांड ज़्यादा होगी, मध्य प्रदेश में धान की डिमांड ज़्यादा होगी और चूँकि बिहार में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है तो ऐसी स्थिति में जो बिहार के किसान हैं वे मध्य प्रदेश के बाज़ार में भी जाकर अपने कृषि उपज को अर्थात अपने धान को मध्य प्रदेश में भी बेच सकते हैं। तो यह जो प्रावधान है कि अंतर्राज्यीय कृषि उपज व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, वह यही कह रहा है कि किसी भी एक राज्य का कृषक दूसरे राज्य में जाकर अपने कृषि उपज को या अपने जो सामान है उसे बेच सकता है। तीसरा इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है वह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के द्वारा भी अब कृषि उपज को बेचने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से भी अब किसान अपने उपज को बेच सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल कहने का माध्यम हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्मा के माध्यम से, जैसे जो ई कॉमर्स सेक्टर है, अभी जैसे हम लोग अमेजन हो गया या फ्लिपकार्ट के माध्यम से घर बैठे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को मंगवा लेते हैं, उसी तरह से अब किसान भी अपनी कृषि उपज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो पहला कानून था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, इसके अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। अब हम लोग फ्रेंड्स यदि दूसरे कानून को देखें जो कि मूल आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती एवं सुरक्षा समझौता अधिनियम 2020 है, उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं वह कह रहा है कि अनुबंध कृषि पर बल, यानी कि जो दूसरा अधिनियम है वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध कृषि की बात करता है। अनुबंध कृषि का मतलब हुआ कि कोई भी एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि एक व्यापारिक वर्ग है ए और बी है वह है किसान है। तो व्यापारिक वर्ग या ए फैक्ट्री को अपने चिप्स के उत्पादन के लिए उच्च स्तर की आलू की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में फैक्ट्री ए किसान बी से समझौता करेगा कि हमें इस स्तर की या इस गुणवत्ता की आलू की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स यही कह रहा है यह कानून कि अनुबंध कृषि पर बल, अर्थात जो नए कानून है, जो नए कृषि कानून है, उसके अंतर्गत जो दूसरा कानून है वह अनुबंध कृषि की बात करता है। हालांकि फ्रेंड्स अनुबंध कृषि के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। तो अनुबंध यदि कृषि की हम लोग बात करते हैं तो सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि यह जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वह उसकी टाइमिंग क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट की टाइमिंग कितने दिनों तक यह कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वह एक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स इसमें प्रावधान किया गया है या तो वन फसल सीजन, एक फसल चक्र, मिनिमम एक फसल चक्र से मैक्सिमम 5 ईयर्स तक होगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसकी टाइमिंग मिनिमम 1 फसल चक्र, एक फसल चक्र से मैक्सिमम 5 साल तक अनुबंध कृषि एक्टिव होगा। हालांकि अनुबंध कृषि से संबंधित यदि विवाद को देखें तो इसके डिस्प्यूट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा एक लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी
की बात की गई है। इसके अंतर्गत संबंधित क्षेत्र के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अर्थात एसडीएम होंगे, और दूसरा अपीलिएट अथॉरिटी होगा, और तीसरा इसके अंतर्गत कॉन्सिलेशन बोर्ड के मेंबर होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि किसी भी किसान एवं व्यापारिक वर्ग के मध्य अनुबंध कृषि से संबंधित समझौता किए जाने के बाद यदि विवाद उत्पन्न होते हैं तो ऐसी स्थिति में लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी LDSL इससे संबंधित सुनवाई करेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यदि नेक्स्ट कानून को देखें तो वह है द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 जो मूल कानून है, आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित मूल कानून जो 1955 ईस्वी में पारित किया गया था, इसमें संशोधन किया गया है। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम लोग आवश्यक वस्तु अधिनियम को देखते हैं कि आखिर में आवश्यक वस्तु अधिनियम है क्या। देखिए, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित यानी कि कह सकते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किन किन वस्तुओं को शामिल किया जाएगा उसका निर्धारण का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। और इसके अंतर्गत वस्तुओं को कीमतों का यानी कि विशेष स्थिति में यानी कि आपातकालीन स्थिति या अकाल या महामारी के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शामिल वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करने का अधिकार सरकार को केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। हाल ही में कोरोना वायरस के दौरान जब लॉकडाउन की स्थिति आई थी तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने सैनिटाइजर, मास्क, इन सब को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर दिया था। तो फ्रेंड्स, जो नए कृषि कानून है उसके अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ईस्वी में संशोधन किया गया है। और जो संशोधन किए जाने के बाद यह प्रावधान कर दिया गया है कि वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने के बाद जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसके अंतर्गत अनाज, दाल, खाद्य तेल एवं प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी से हटा दिया गया है। और इसके अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया है कि कृषि उपज की आपूर्ति, भंडारण एवं कीमतों का नियंत्रण समय समय पर अब भी किया जाएगा, जो कि 1955 ईस्वी के मूल कानून में भी शामिल थे। हालांकि ये जो अनाज, दाल, खाद्य तेल एवं प्याज पर इस श्रेणी से जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 की संशोधन के अंतर्गत जो अनाज, दाल, खाद्य तेल एवं प्याज को इस श्रेणी से हटाने के बाद जमाखोरी की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि हम लोग इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को बाद में देखते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स यदि देखिए कानून के सकारात्मक पक्ष को देखते हैं कि आखिर में जो नए कृषि कानून है उसके सकारात्मक पक्ष क्या क्या है, सरकार द्वारा किन तर्कों के आधार पर नए कृषि कानून को सही या उचित ठहराने का प्रयास किया जा रहा है, इसके हम लोग देखें तो जो पहला है फ्रेंड्स वह कह रहा है कि APMC मंडियों एवं बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किसानों को ज़्यादा लाभ होगा। देखिए अभी क्या होता है कि जो बड़े किसान हैं वे अपने कृषि उपज को MSP प्राप्त कृषि उपज पर MSP ज़्यादा संख्या में प्राप्त करने के लिए अपने कृषि उपज को APMC मंडियों में ही बेचते हैं। लेकिन अब जो नए कृषि कानून है उसके क्रियान्वयन के बाद क्या होगा कि APMC मंडियों के साथ साथ जो APMC मंडी है उसके साथ साथ अब मार्केट में भी जो किसान वर्ग हैं वे इससे संबंधित अपना व्यापारिक स्थल या अपना मंडी खोल सकते हैं। इस कारण जो APMC मंडी एवं बाज़ार में खासकर जो व्यापारिक वर्ग द्वारा मंडी स्थापित किए जाएंगे, इन दोनों मंडियों के मध्य उनके कीमतों को लेकर प्रतिस्पर्धा की स्थिति बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में
किसान वर्ग को फायदा होगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है कोई भी किसान वर्ग अपने कृषि उपज को उसी स्थान पर बेचना चाहेंगे जिससे उन्हें ज़्यादा लाभ की स्थिति हो। दूसरा कह रहा है कि कृषि बाजार में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ने का मतलब हुआ कि अनेक स्थानों पर व्यापारिक मंडियां खुलेंगे। इनके साथ साथ जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं उनकी भी स्थापना होगी। तो इन सब से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, और जब कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तो कृषि का आधुनिकीकरण किया जाएगा, कृषि क्षेत्र में नवीन मशीनीकरण का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ निवेश बढ़ने से सर्वप्रमुख तो यह है कि अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे, और जब रोजगार प्राप्त होंगे तो व्यक्ति की आय बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो उनमें एक निश्चित स्तर पर उनका आय का सेविंग होगा, और जब आय का सेविंग होगा तो जो कृषक वर्ग है उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनमें लिविंग स्टैंडर्ड में विकास होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। तो सर्वप्रथम हम लोग यह समझते हैं कि किस प्रकार से राजकोषीय घाटे में वृद्धि करने में कृषि सेक्टर है वह योगदान दे रहा है। तो फ्रेंड्स यदि हम लोग देखें तो सिर्फ राजकोषीय घाटे ही नहीं, जो बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो रही है उसमें भी कृषि सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी कि जो कृषि सेक्टर का योगदान एनपीए में बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स यदि हम लोग राजकोषीय घाटे को समझें तो देखिए अभी क्या होता है कि सरकार की मौजूदा एमएसपी प्रणाली के तहत खाद्य सुरक्षा, जो सरकार द्वारा फूड सिक्योरिटी एक्ट या जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा कानून जो चलाया जा रहा है उसमें एक निम्न कीमत पर भारत के बहुत बड़े बीपीएल परिवार को सरकार द्वारा निम्न कीमत पर अनाज प्रदान किया जा रहा है। तो इससे सरकार यद्यपि एफसीआई से उच्च कीमत पर खरीदती है लेकिन बीपीएल परिवारों को निम्न कीमत पर उसे बेचती है। इससे सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो रही है, और साथ साथ जो एनपीए है उससे बैंकों के एनपीए में कृषि से क्या होता है कि जब केसीसी के साथ साथ जो अन्य ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनके माध्यम से किसानों को जब सरकार ऋण की सुविधा प्रदान करती है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सरकार को उचित समय पर ऋण वापस नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह एनपीए में चला जाता है और एनपीए में वृद्धि हो जाती है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि नेक्स्ट इसके सकारात्मक पक्ष को देखें तो वह है कि एफसीआई फूड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के निम्न भंडारण क्षमता के कारण होने वाली अनाजों की बर्बादी को रोका जा सकेगा। तो फ्रेंड्स इसे यदि हम लोग समझें तो देखिए अभी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी मंडियों में अनाज को बेचने के या कृषि उपज को बेचने के कारण एफसीआई की, हमेशा आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि एफसीआई के इस गोदाम में कम भंडारण क्षमता होने के कारण खुले मैदान में धान को या अनाज को रखा गया। ऐसी स्थिति में बारिश या अन्य किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण उस अनाज को खराब होने की स्थिति हमेशा रहती है। तो वही कह रहा है कि अब यदि किसान वर्ग अपनी कृषि उपज को सिर्फ एफसीआई या एपीएमसी मार्केट में नहीं बेचकर उसे यदि बाजार में या अन्य व्यापारिक वर्ग को बेचते हैं तो एफसीआई के पास जो उनकी भंडारण क्षमता है उसके अनुसार ही एफसीआई बाजार से खाद्यान्न को या कृषि उपज को खरीदेगी। तो ऐसी स्थिति में जो समय समय पर एफसीआई की निम्न भंडारण क्षमता के कारण जो अनाज की बर्बादी होती है उसे रोकने में हमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि छोटे एवं सीमांत किसानों की आय के सोर्स में वृद्धि होगी। देखिए तो यह जो पॉइंट है कि छोटे एवं सीमांत किसानों को आय के स्रोत में वृद्धि होगी, यह मुख्यतः अनुबंध कृषि को लेकर है। क्योंकि अभी क्या होता है कि जो छोटे एवं सीमांत किसान हैं वह अपने कृषि उपज को एक छोटे बाजार के अंतर्गत दुकानों में या जो गल्ला दुकान होते हैं उनमें बेच देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें
उचित कीमत नहीं मिल पाता, लेकिन अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किए जाने के बाद उन्हें फसल के उत्पादन के पूर्व ही उनकी कीमत का पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में उनकी आय के स्रोत में वृद्धि होगी, क्योंकि बाजार की अनिश्चितता की स्थिति उनमें नहीं रहेगी कि चलो ये जो धान का उत्पादन हो गया उसके बाद की बाजार में स्थिति क्या है। तो इस स्थिति के कारण छोटे एवं सीमांत किसानों को आय के स्रोत में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। अब हम लोग फ्रेंड्स यदि इस कानून के नकारात्मक पक्ष को देखें कि आखिर जो सरकार द्वारा कृषि कानून 2020 ईस्वी में बनाए गए हैं उसके क्या क्या नकारात्मक पक्ष हैं, तो पहला है फ्रेंड्स कि सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत है। अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं कि आखिर में यह कानून जो है वह किस प्रकार से सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत है। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो कृषि है एग्रीकल्चर वह स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। स्टेट लिस्ट का मतलब हुआ राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स भारतीय संविधान के द्वारा राज्य सूची के अंतर्गत शामिल विषयों पर कानून निर्माण का अनन्य अधिकार या कानून निर्माण का अधिकार संबंधित राज्य सरकार को प्रदान, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को प्रदान किया गया है। लेकिन सरकार द्वारा अर्थात केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण कानून बनाने से पूर्व केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स यह जो सहकारी संघवाद यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा जो संघवाद की भावना, जो संघवाद भारत में संघवाद का जो स्वरूप स्थापित किया गया है उसे नुकसान पहुंचा। तो यही है सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत। अर्थात किया यह जाना चाहिए था कि केंद्र सरकार को कृषि से संबंधित कानून निर्माण से पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो संघवाद की भावना है उसमें वृद्धि भी होती और जो समय समय पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कि उसने कानून निर्माण के पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों के साथ परामर्श या विचार विमर्श नहीं किया, इससे भी मुक्ति मिलती। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वह है एमएसपी कानून। देखिए, जो किसान वर्ग हैं उनका यह मानना है कि या जो किसान समूह है उनका ऐसा मानना है कि मार्केट में कृषि उपज को एक व्यापारियों के पास बेचने से सरकार द्वारा जो एपीएमसी मंडियों में कृषि उपज को बेचने पर जो एमएसपी मिलता है वह मार्केट में बेचने पर नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में एक निश्चित समय अंतराल के बाद एमएसपी कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है कि पीडीएस योजना के अंतर्गत वितरित अनाजों की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि मंडियों से बाहर बेचने पर एफसीआई को ऊंचे कीमत पर अनाज खरीदना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पीडीएस व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो एफसीआई से अनाज खरीदती है उसकी कीमत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि जब एफसीआई मार्केट से अनाज को उच्च कीमत पर खरीदेगा तो वह भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को भी उच्च कीमत पर ही खाद्यान्नों की पूर्ति करेगी। ऐसी स्थिति में इसकी लागत बढ़ेगी और जब लागत बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है कि पीडीएस स्कीम के तहत जो बीपीएल परिवारों को अनाज प्रदान किया जाता है उसकी कीमत में वृद्धि होगी। और यदि कीमत में वृद्धि होती है तो एक व्यापक वर्ग पीडीएस स्कीम के अंतर्गत कीमतों का निर्वहन करने में सक्षम साबित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि राज्य के राजस्व सृजन का संकुचन कर दिया गया है। फ्रेंड्स देखिए, जो नया कृषि कानून बना है उसके अंतर्गत जो पुराने एपीएमसी कानून 2003 ईस्वी में बना था, इसके अंतर्गत जो मंडी टैक्स की प्रावधान की गई थी उसे नए कृषि कानून के अंतर्गत हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स 1%
लोकल म्युनिसिपल बॉडीज द्वारा 1% टैक्स लिया जाता था, मंडी टैक्स। एपीएमसी मंडियों में कृषि उपज को बेचने पर 1% का टैक्स लिया जाता था। इससे राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होती थी, लेकिन कृषि कानून 2020 के द्वारा इस प्रकार के टैक्स को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जमाखोरी को बढ़ावा। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि प्याज, खाद्य तेल, इन सब को यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी से हटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत अभी जैसा कि मैंने बताया था कि अनाज, खाद्य तेल, दाल, प्याज, इन सब को नया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है, उससे इन सब को हटा दिया गया है। तो इसके अनुसार क्या होगा कि जब मार्केट में उन वस्तुओं की कीमत निम्न रहेगी, तो ऐसी स्थिति में जो व्यापारिक वर्ग है वो मार्केट से उनसे खरीद कर एक निश्चित समय तक स्टॉक कर लेंगे। उसके बाद जब मार्केट में उनकी कीमत में वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो व्यापारिक वर्ग पहले से उस स्टॉक को रखे हुए थे उसे मार्केट में रिलीज करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ तो जहां व्यापारियों को ज़्यादा फायदा होगा, ऐसी स्थिति में जो व्यापारियों के यदि फायदा ज़्यादा होगा, और दूसरा वहीं जो वास्तव में इसके जो हकदार थे कृषक वर्ग, उन्हें इसका उचित लाभ नहीं मिलेगा। तो वही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि इस कानून के माध्यम से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। अब यदि फ्रेंड्स हम लोग किसानों का तर्क को समझें कि आखिर ऐसी क्या स्थिति है जिसके आधार पर किसानों द्वारा इस नए कृषि कानून की विरोध की जा रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि एमएसपी को लेकर किसानों के मध्य द्वंद्व की स्थिति है कि नए कृषि कानून से बाजार एवं एपीएमसी मंडियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण एक समय या एक निश्चित समय अंतराल के बाद एमएसपी कानून निष्प्रभावी हो सकता है। दूसरा है फ्रेंड्स कि अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि के अंतर्गत जो कृषक वर्ग या कृषक समूह है, उनका कहना है कि एक छोटे एवं सीमांत जो किसान है वे खुद को बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के साथ वार्ता में असहज महसूस करेंगी, और ऐसी स्थिति में जो छोटे किसान हैं वे खुद को लाभ की स्थिति में नहीं रख पाएंगे। अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित एक और महत्वपूर्ण विवाद का कारण यह है कि यदि जो व्यापारिक कंपनियां हैं और जो किसान हैं, वे जैसे जो कंपनी हो गया और दूसरा किसान हो गया, इनके मध्य यदि द्वंद्व या विवाद की स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में यह जो डिसीजन होगा उसे फाइनल आने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी किसान वर्ग को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह कह रहा है कि जमाखोरी के कारण किसानों को उपज का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा। इस पॉइंट को अभी मैंने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स यदि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि छोटे एवं सीमांत किसानों की अधिकता या भारत में छोटे एवं सीमांत किसानों की अधिकता को देखते हुए तथा कृषि क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को निराकरण करने के लिए सरकार द्वारा वैज्ञानिक कृषि, साइंटिफिक एग्रीकल्चर या साइंटिफिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा जितने भी जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, उन्हें व्यापक स्तर पर, ज़मीनी लेवल पर, यानी कि व्यापक स्तर पर, धरातल पर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। तो इसके साथ साथ हमें कृषि क्षेत्र में, यानी कि जो किसान वर्ग है, उन्हें शिक्षित या नवीन प्रौद्योगिकियों की जानकारी भी किसान वर्ग को देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम लोग एक अन्य दूसरे महत्वपूर्ण समसामयिक विषय को देखेंगे,